हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उन छोटी छोटी टिप्स की बात करने वाले हैं जिससे आप अपने नंबर बढ़ा सकते हैं और आपके एग्जामिनर को मजबूरन ज्यादा नंबर देने ही पड़ जाएंगे। सर, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको एग्जामिनेशन में आंसर को लिखते वक्त ध्यान में रखनी होंगी, इस बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो हम एक काम करेंगे कि हम एक अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर और उसके सजेस्टेड आंसर को कंपेयर करेंगे एक एग्जामिनेशन में अपीयर हुए एक स्टूडेंट के आंसर शीट से, और इससे हमें पता चलेगा कि सर हमने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है टू स्कोर मोर मार्क्स। ठीक है ना। चलिए आइए, तो फटाफट से हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपनी बातों को यहां पर शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टूडेंट जो अपीयर हुआ, ठीक है ना, उसने इस नवंबर 2022 के एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चन एसएफएम के पेपर में अटेम्प्ट किए। तो मैंने कहा सर सबसे पहले हम चलते हैं यहां पर, और क्योंकि ये एक प्राइम रिक्वायरमेंट होती है कि हमें मार्क करना जरूरी है कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट है, 2, 3, 4 एंड 5। तो आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस, 1 बीइंग कंपलसरी, यहां पर 2 से 6 में इन्होंने 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। ठीक है ना। अब मैंने सर एक काम ये भी करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन में इस स्टूडेंट को सबसे कम मार्क्स मिले हैं, आप उनको आधार लीजिए और हमें बताइए कि सर हम कहां कहां बेहतरी कर सकते हैं। तो मैंने कहा एक काम करते हैं कि सर यहां के इस इवैल्यूएटेड शीट के लास्ट में एक समरी दी जाती है फ्रॉम द आईसीआई कि कौन कौन से क्वेश्चन में कितने नंबर मिले और टोटल मार्क्स कितने हैं। तो देखिए, जैसे कि यहां पर 64 मार्क्स अलॉट किए हैं आउट ऑफ 100। तो यहां पर आउट ऑफ 100 64 मार्क्स अलॉट किए गए हैं, जिसमें से सबसे पहले क्वेश्चन में 20 में से 14 नंबर मिले हैं। ठीक है ना। जहां पर 1A में इनको आउट ऑफ 8 6 मिले, 1B में 8 में से 8 मिले। सर गड़बड़ कहां हुई है? सबसे ज्यादा गड़बड़ हुई है यहां पर, ठीक है ना, 1C में। तो 1C में सबसे ज्यादा गड़बड़ हुई है। आइए इसको हम आधार बनाएंगे अपने डिस्कशन का। ठीक है ना। अब मैंने सर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो 20 में से सिर्फ 3 मार्क्स कटे हैं। कितना अच्छा परफॉर्मेंस है कि 3 मार्क्स ही कटे। अब कहां कटे? मैंने सर जैसा कि हम देख सकते हैं यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, दोनों सब पार्ट्स में फुल मार्क्स, बट थ्योरी में मात खा गए हैं, थ्योरी में मात खा गए। ठीक है ना। चलिए, मैंने सर थ्योरी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मैंने लगातार आप लोगों को इस बात पे वेटेज दिया है कि थ्योरी करके जाना है, थ्योरी करके जाना है, थ्योरी छोड़नी नहीं है। आइए 3 की तरफ चलते हैं। तो मैंने कहा सर 3 में भी यहां पर कुछ गड़बड़ हुई है बच्चे से, ठीक है ना। 3B में हमें ये देखना होगा कि 3B अटेम्प्ट किया भी है या नहीं। ठीक है ना। चलिए इसके आगे 4B में देखें तो 4B में हमारे पास 8 में से 4 नंबर। मैंने कहा सर यहां पर भी कुछ गड़बड़ हुई है, तो मैंने कहा सर इसको भी हम आधार ले लेंगे अपने डिस्कशन का। और देखा जाए तो 4A में भी आउट ऑफ 8 0 नंबर्स मिले हैं स्टूडेंट को। ठीक है ना। अच्छा, थ्योरी में मैंने कहा सर थ्योरी में कंपैरेटिवली इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि आउट ऑफ 4 3 मिल रहा है एंड दिस इज अ वेरी गुड स्कोर। सिमिलरली इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी 3C में हमें थ्योरी में काफी अच्छा स्कोर दिख रहा है। आउट ऑफ 4 कितना मिला है? 3। ठीक है ना। चलिए सर 5A में आउट ऑफ 8 8 मिले। ठीक है ना। 5B और 5C हम यहां पर अलग से लिख लेंगे। ठीक है ना। इसके बाद 6 में आते हैं तो 6 में हमें तो अटेम्प्ट हमने किया ही नहीं है, हमने किया ही नहीं है। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के C पार्ट से। तो आइए, मैंने सर क्वेश्चन नंबर 1 के C पार्ट देखते हैं किस टॉपिक से रिलेट करता था। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसका C पार्ट रिलेटेड है टू अ थ्योरी क्वेश्चन जिसमें एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट, जो कि एक फॉरेक्स का टॉपिक है, मेथड्स ऑफ हेजिंग का। ठीक है ना। आइए देखते हैं सर बच्चे ने यहां पर क्या किया है जो इसको 0 मार्क्स मिले हैं। तो मैंने सर 1A के बाद हम चलते हैं 1B में, एंड क्रोनोलॉजी अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट पहले किया है, दैट्स अ वेरी गुड साइन। ठीक है ना, प्रेजेंटेशन के मतलब से। एंड 1C अटेम्प्ट ही नहीं किया है, कैन यू सी दिस, नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है ना, नॉट अटेम्प्टेड। दोस्तों अब यहां पर आपको जो टिप मैं देना चाहता हूं वो ये है कि थ्योरी बीइंग सच एन इजी फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट, आपको थ्योरी प्रिपेयर करनी है। और अगर आप इसका सोल्यूशन देखेंगे, जो रिटर्न आंसर है, देखिए सिर्फ 3 से 4 पैराग्राफ में इन्होंने 4 नंबर स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी दी है। सर यहां पर इन्होंने सिर्फ सिंपल सी बातें लिखी हैं कि पहला तो जनरल इंट्रोडक्शन टॉपिक है कि इट्स एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने कहा कि ALM इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड डायनामिक फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग, मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द मार्केट रिस्क ऑफ अ बैंक। अगेन अ जनरल इंट्रोडक्शन, यहां पर कोई भी हमने बात कंक्रीट में ALM क्या होता है या नहीं की है। ठीक है ना।
ऑल्सो इट एक्सटेंड्स लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ मार्केट रिस्क, ट्रेडिंग रिस्क, फंडिंग एंड कैपिटल प्लानिंग एंड प्रॉफिट प्लानिंग एंड ग्रोथ प्रोजेक्शन। ठीक है ना। चलिए सर, इसके बाद यहाँ पे फाइनली इन्होंने यहाँ पर अपनी कुछ बातें लिखकर अपने पूरे आंसर को कंक्लूड किया है। ठीक है ना सर, क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या था? तो मैंने सर क्वेश्चन था ब्रीफली एक्सप्लेन एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट। यहां पर अगर आप सिर्फ एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट का डेफिनेशन लिख के आ जाएंगे और अगर आपको लगेगा कि भाई 4 में से एटलीस्ट 2 नंबर तो अपने को मिल जाएंगे, तो ये गलत है। ठीक है ना। तो ये टिप आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि एक्सप्लेनेशन के ऊपर सारा फोकस है, ठीक है ना, क्वेश्चन का, तो डेफिनेशन लिखने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना। चलिए आइए आगे चलते हैं। मैंने सर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लोएस्ट स्कोर्ड क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें है 2C। ठीक है ना। 2C का क्वेश्चन देखते हैं पहले तो मैंने सर क्वेश्चन नंबर 2C, इट इज रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ हेजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगेन कितना ज्यादा आसान है, क्योंकि कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं और कुछ हमारे मॉडर्न मेथड्स हैं, या फिर हम ऐसे कहें कि कुछ सर ओवर द काउंटर हमारे पास होते हैं मेथड्स ऑफ हेजिंग द इंटरेस्ट रेट रिस्क, एंड कुछ होते हैं हमारे पास जो हम एक्सचेंज से डील करते हैं, डायरेक्टली एक्सचेंज से डील करते हैं। ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट रिस्क में। तो आइए देखते हैं कि सर यहां पर स्टूडेंट ने क्या किया है 2C के पोर्शन में। तो मैंने कहा सर सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्टूडेंट के आंसर्स की तरफ। तो ये 1B हो गया हमारा, देन हम चल रहे हैं 2B एंड 2C। देखिए दोस्तों, कितना कम अटेम्प्ट किया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, जिसमें और ICAI के एग्जामिनर ने जो भी इवैल्यूएशन कर रहा है उसने जितना लिखा है उतने भर के नंबर भी दिए हैं। जैसे कि इन्होंने यहां पर फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट के बारे में कुछ बातें लिखी और उसका एक सिंपल सा एग्जांपल भी दिया, जिसके लिए इनको रिवॉर्ड भी दिया गया है ऑफ 1 मार्क्स। ठीक है ना। 2C का स्टेप नंबर 1 का 1 मार्क्स दिए हैं, टोटल 2C में 1 मार्क्स दिए। अगर ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस या इंटरेस्ट रेट गारंटी, ठीक है ना, कैप्स, कॉलर्स, फ्लोर्स के बारे में कुछ भी लिख देते तो यहां पर और नंबर मिलने की खासा उम्मीद थी। ठीक है ना। तो हाफ हार्टेडली अटेम्प्ट करने की वजह से इस बच्चे को यहां पर 4 में से सिर्फ 1 नंबर से ही काम चलाना पड़ा। ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कहा सर अगेन यहां पर फोकस है थ्योरी। ठीक है ना। और थ्योरी का भी क्या आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या लैंग्वेज ICAI की यूज की गई? मैंने कहा नहीं सर, कैसे? आइए पढ़ते हैं। FRA is a rate at which customer can make a contract with FRA bank to give loan at fixed rate after a period of time। दोस्तों, क्या यहां पर आपको लग रहा है कि ICAI की ही लैंग्वेज फॉलो की गई है? मैंने कहा नहीं सर, 4 मार्क्स में अगर वो 4 मेथड्स भी बता देते, जिसमें से 1 नंबर उनको मिला है फॉर डिस्कसिंग FRA, ठीक है ना, और इसका एग्जांपल भी इन्होंने यहां पर दे दिया है। ठीक है ना। तो लैंग्वेज ICAI की कंपलसरी पर्टिकुलरली SFM के अंदर जरूरी नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में सही बात लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे, जैसा कि हम देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जिसमें हमें सबसे कम नंबर मिले हैं। सर 2C के बाद है 3B, जिसमें 8 में से 0 मिले। ऐसा क्या किया है स्टूडेंट ने और क्वेश्चन किस चीज से रिलेट कर रहा है, आइए उसको फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3B इज रिलेटिंग टू श्रीनिधि लर्निंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसमें इनको पूछा गया है कि अगर कांस्टेंट रेशियो प्लान किया जाएगा तो वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो क्या है, और अगर कुछ एरर्स किए हैं श्रीनिधि ने तो उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है ना। आइए फटाफट से चलते हैं हम लोग अपने 3B की तरफ। चलिए दोस्तों, ये है हमारा 3B का सोल्यूशन। अब आपको लगेगा कि सर यहां तो व्यक्ति ने, स्टूडेंट ने सारी कैलकुलेशन की है और नंबर ICAI ने दिए हैं 0, ये तो गलत बात है सर, वर्किंग के नंबर तो मिलने चाहिए। अच्छा सर, यहां पर छोटा सा एक इन्होंने बात भी लिख दी है थ्योरी के लिए, है ना सर, शेल होल्ड एंड सेल। और स्टेप 2 जो रिक्वायरमेंट थी कि एरर्स क्या किए हैं श्रीनिधि ने, इसको एक्सप्लेन किया है। इस पार्ट को यहां पर नहीं अटेम्प्ट किया है बच्चे ने। ठीक है ना। तो 3C स्टार्ट हो गया है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं गलती क्या की है बच्चे ने। गलती बच्चे ने ये करी है कि इन्होंने इस लाइन को अच्छे से नहीं पढ़ा। क्या लिखा है क्वेश्चन में? श्रीनिधि हैड इन्वेस्टेड नोशनल अमाउंट ऑफ 5 lakhs इक्वली इन इक्विटी फंड एंड कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो, जिसका मतलब है कि 5 लाख में से आधा इक्विटी में और आधा कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो दैट इज बॉन्ड में होना चाहिए था। बच्चे ने यहाँ पे 5 लाख लेकर पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया है, और क्योंकि स्टार्टिंग ही क्वेश्चन में गलत कर दिया है तो जितनी भी आपने कैलकुलेशन करी हो उसका कोई भी नंबर आपको रिवॉर्ड में मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर इस वजह से 8 में से पूरे के पूरे नंबर चले गए हैं स्टूडेंट के। ठीक है ना। हालांकि सारी कैलकुलेशन यहां पर की गई
वो सही है, बट क्योंकि आपने बेस वैल्यू ही गलत ले ली है, इसलिए जितना भी स्टेप्स आपने किया उससे कोई भी कंक्लूसिव आंसर या करेक्ट आंसर नहीं निकलने के कारण एग्जामिनर ने यहाँ पे 0 नंबर दे दिए हैं। ठीक है ना, तो जनरस भी है, स्ट्रिक्ट भी है, एग्जामिनर वन साइडेड कभी नहीं होते। ठीक है ना, चलिए आइए आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जिसपे हमें कम नंबर मिले। 3B के बाद सर 4A में हमें 8 में से 0 मिले। आइए देखते हैं 4A कौन सा क्वेश्चन था। 4A का क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सा था, ठीक है ना, जिसमें हमें शार्प रेशियो और ट्रेनर रेशियो निकालना है। आई थिंक इससे ज्यादा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, शार्प रेशियो और हमारा ट्रेनर रेशियो। चलिए मैंने कहा सर शार्प रेशियो हमें ये पता है कि सर एसडी पे बेस्ड होता है और ट्रेनर रेशियो बीटा पे बेस्ड होता है। ठीक है ना, चलिए आइए, तो मैंने कहा सर ये हमें करना था। आई डोंट नो हमने क्या गलती करी, तो सर डोंट नो को ही तो हम सुलझाने आए हैं। मैंने कहा आइए फटाफट से हम देखते हैं कि सर 4A में बच्चे ने क्या गड़बड़ करी जिसकी वजह से नंबर मिले हैं कम। तो मैंने सर 3B कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद ये रहा हमारा सर 4A। ठीक है ना, चलिए तो मैंने सर सबसे पहले तो यहां पर हमने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करी म्यूचुअल फंड A की, म्यूचुअल फंड B की, और फिर हमने करी सर म्यूचुअल फंड C की। ठीक है ना, चलिए मैंने सर म्यूचुअल फंड C के SD निकालने के बाद इन्होंने क्या किया है, मैंने सर यहां पर इन्होंने सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ B किया। ठीक है ना, उसके बाद इन्होंने शार्प रेशियो निकाला और ट्रेनर रेशियो निकाला। ठीक है ना, आइए तो मैंने सर ट्रेनर रेशियो और शार्प रेशियो के आंसर्स जो सजेस्टेड में गिवन है ये हम देखते हैं। तो मैंने सर सबसे पहले हम देख सकते हैं कि शार्प रेशियो हमने क्या निकाला है इसका, एंड ट्रेनर रेशियो क्या निकाला। तो हमने निकाला है सर 1.84, 0.33 एंड 2.14, एंड स्टूडेंट ने क्या निकाला है सर 1.12, गलत निकाला। यहां पर भी मैंने सर 12.3 आ रहा है, 3.92 और 9.87, यहां पर भी ये तीनों रेशियोज ही गलत निकाले हैं। तो ऑल इन ऑल कैलकुलेशन मिस्टेक की है बच्चे ने, जिसकी वजह से सारा का सारा आंसर गलत आया है। यहां पर x बार के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में भी गलती करी है बच्चे ने, क्योंकि अगर आप SD ऑफ C देखें और सजेस्टेड आंसर से मैच करें तो SD ऑफ C क्या आ रहा है देख लेते हैं। सर यहां पर SD ऑफ C आ रहा है 3.27 और यहां पर निकाला गया है 10.67। ठीक है ना, तो इतनी ज्यादा गड़बड़ होने के बाद आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं कि आपका आंसर मिलेगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर स्टेप मार्किंग सिर्फ तब होती है जब आपके आंसर्स में कुछ सिली मिस्टेक है, बाकी सारी वर्किंग आपने ठीक करी है। अगर आपकी वर्किंग ही गलत है दोस्तों तो आपको यहां पर नंबर नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए सर आगे चलते हैं। मैंने कहा सर इसके बाद हम चलते हैं 4B में। सर 4B में हमें क्यों नंबर कम मिले हैं, 8 में से 4 मिले। मैंने कहा सर आइए एक बार देखते हैं सर 4B की रिक्वायरमेंट थी क्या। तो सर 4B में श्री लिमिटेड ने सरप्लस अमाउंट 3 करोड़ का इन्वेस्ट किया है और इन्होंने सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमसे यहां से पूछे गए हैं कि पोर्टफोलियो का बीटा क्या होगा अगर इन्वेस्टमेंट के प्रपोर्शंस अलग अलग होंगे। ठीक है ना, चलिए मैंने सर इसका सजेस्टेड आंसर सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन को करने की कोशिश की है ICI ने। मैंने कहा सर यहां पर सारी इन्वेस्टमेंट्स ले ली, बीटा ले लिया, वेटेड एवरेज निकाल लिया और बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकाला 0.98। इसके बाद इसको ऑल्टरनेटिवली कैसे करना है ये बता दिया है, हालांकि ये हमें क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद विद वेरिड परसेंटेजेस अगर हमारा पोर्टफोलियो बीटा क्या होगा तो ये निकालने की इन्होंने यहां पर कोशिश करी है। बीटा पॉइंट नंबर 2 में क्या होगा, पॉइंट नंबर 3 में क्या होगा, एंड पॉइंट नंबर 4 में हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, मार्केट रिटर्न है, पोर्टफोलियो बीटा है और पोर्टफोलियो बीटा क्या आएगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें इन्होंने यहां पर अच्छे से बड़े क्लियरली करके देखी हैं। इसके बाद बच्चे ने क्या किया है आइए उसको देखते हैं। मैंने कहा सर स्टूडेंट की मिस्टेक्स से ही तो हम सीखेंगे ना। मैंने कहा हाँ सर, तो आइए मैंने कहा सर देखते हैं इन्होंने बच्चे ने क्या किया यहां पर। तो मैंने कहा सर ये रहा 4B और 4B में अगर हम देखें तो पोर्टफोलियो बीटा पहला तो आया है करेक्ट 0.98 और इसके बाद जो इन्होंने पोर्टफोलियो बीटा निकाला है 1.115, तो क्या ये भी ठीक निकाला है। तो मैंने कहा सर आइए चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही निकाला है। तो पहले 2 के नंबर तो इनको ठीक मिल गए। ठीक है ना, 2 मिले। अब सर आप ये कह सकते हैं कि सर यहां पर दोनों मार्क्स ठीक है और क्वेश्चन है 8 मार्क का, तो टेक्निकली एक पार्ट का 2 नंबर मिलता है। तो सर यहां पर क्या चीज हम और बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने कहा सर बेहतरी ये है कि प्रेजेंटेशन और बेहतर की जा सकती थी, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में इस टेबल को बनाया जा सकता था। अमाउंट इन करोड़, अब देखिए यहां पर ये वर्ड रीडेबल नहीं है, यहां पर ये वर्ड रीडेबल नहीं है। कंपनी स्टॉक बीटा का शॉर्ट फॉर्म यहां पर यूज किया गया है, ये एक एरर बच्चे ने किया है। बीटा को हमें हमेशा पूरा ही लिखना है, जैसा सजेस्टेड आंसर में देखिए इन्होंने भी लिखा। क्या लिखा देखिए, बीटा
बीटा का सिंबल भी बनाया, बीटा का वैल्यू भी, पूरा वर्ड भी लिखा है। इन्वेस्टमेंट इन लैक्स लिखा है, यहाँ पर इन्होंने करोड़ कर दिया है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है ना। इसके बाद वैल्यू जो पूरा, अगेन ये जो लास्ट वर्ड भी इस बच्चे ने लिखा है वो क्लियर नहीं है, तो प्रेजेंटेशन का इशू यहाँ पर बहुत ज्यादा बन रहा है, इस वजह से इनके मार्क्स यहाँ पर कटे। तो अपने को किस बात पे ध्यान देना है? थ्योरी और प्रेजेंटेशन। अभी तक के कंक्लूजन पर अगर हम रहें तो थ्योरी और प्रेजेंटेशन पे ही हमारे को सबसे ज्यादा ध्यान यहाँ पर देना है, ठीक है ना। चलिए आइए आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं सर इसके बाद हमारे पास ज्यादा बात कुछ बची नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें कि सर 5 में भी 20 में से 17 मार्क्स मिले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर थ्योरी में ही 1-2 नंबर कटे होंगे, और 5B में हमें कितने मार्क्स रिवॉर्ड हुए हैं। तो मैंने सर एक बार क्वेश्चन पेपर में चल के देखते हैं कि 5B का रिक्वायरमेंट क्या था। तो मैंने सर ये फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन था, स्ट्रेट वैल्यू बॉन्ड निकालना है, कन्वर्जन वैल्यू बॉन्ड निकालना है, कन्वर्जन प्रीमियम, डाउन टर्न रिस्क और पैरिटी प्राइस निकालना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 1 की क्या रिक्वायरमेंट थी? तो मैंने सर यहाँ पर हमें निकालने थे कितने नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए होंगे पोर्टफोलियो में अगर प्रोपोर्शन 65 और 35 चाहिए और हाईएस्ट रिटर्न का ये पोर्टफोलियो देगा तो, ठीक है ना। चलिए तो मैंने कहा सर आइए फटाफट से देखते हैं हम कि इस स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 5A में ऐसा क्या किया और क्या नंबर मिले। तो मैंने सर यहाँ पर इन्होंने अपनी वर्किंग की, ठीक है ना, एंड प्रेजेंटेशन कंटिन्यूड बी टू बी एन इशू, पर तब भी आंसर सही होने की वजह से 6 नंबर पूरे मिले हैं स्टेप 1 में, ठीक है ना। आगे मैंने सर इसके बाद यहाँ पर स्टेप 1 के कंक्लूजन में 1 नंबर मिला है आउट ऑफ 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 नंबर मिले 8 में से। प्रेजेंटेशन एक इशू बना हुआ है थ्रू आउट स्टूडेंट के प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर्स में, ठीक है ना। चलिए इसके बाद चलें तो मैंने सर यहाँ पर हमें सेकंड पार्ट में बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकाला है, ठीक है ना, जो कि स्टेप नंबर 3 में एक और नंबर मिले और पूरे नंबर मिले, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पर 5A में पूरे नंबर मिले हैं, ठीक है ना। अच्छा 5A के बाद 5B कहाँ है सर? 5B और C कहाँ है सर? तो मैंने कहा दोस्तों 5B 5A से पहले किया गया है। देखिए 5C पहले किया और उससे भी पहले किया है 5B। तो अगेन एक हिंट हमें यहां पर मिल रहा है कि सर हमारी जो पार्ट्स की क्रोनोलॉजी है उस पे हमारे मार्क्स डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगर आपने आंसर सही लिखा है तो 5A करने के बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 का B पार्ट करते हैं तो भी कोई गड़बड़ नहीं होती है, बट प्रेफरेंस हमेशा ये रखनी चाहिए कि एक क्वेश्चन को पूरा एक ही बार में जरूर से करिए, ठीक है ना। जो कि आप इस आंसर शीट में देख पा रहे हैं कि अगर स्टूडेंट ने पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया है तो पूरा उसको कंप्लीट करने के बाद ही क्वेश्चन नंबर 2 या कोई और क्वेश्चन किया है, ठीक है ना। चलिए तो मैंने कहा सर 5B में हमारे सारे पार्ट्स ठीक हैं। टोटल नंबर देख लेते हैं सर। 5B में यहाँ पर टोटल नंबर मिले हैं 6, ठीक है ना, आउट ऑफ 8। तो यहाँ पर 1-2 मार्क्स हमारे कटे सर। अगेन यहाँ पर हमारी एरर्स हैं, तो आइए मैंने कहा सर देख लेते हैं क्या क्या एरर्स हैं। तो 5B का सजेस्टेड आंसर पहले देखते हैं, और यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आ रहा है 937.56। तो मैंने सर सबसे पहले हम अपने आंसर्स मैच करते हैं। तो 937.28। अब यहाँ पे मार्जिनल मिस्टेक होने के बाद भी मुझे कुछ ना कुछ नंबर बराबर ही मिले, ठीक है ना। चलिए इसके बाद चलते हैं। मैंने सर कन्वर्जन वैल्यू क्या आ रही है? कन्वर्जन वैल्यू हमारी 1650 आ रही है, तो इसका आंसर एकदम ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसके आगे चलते हैं। मैंने सर कन्वर्जन प्रीमियम 4.55% आ रहा है। मैंने कहा सर यहाँ पर हमने राउंड ऑफ ना करने की वजह से मार्क्स यहाँ पर कुछ कटे होंगे जरूर, ठीक है ना। तो यहाँ राउंड ऑफ ना करने की वजह से बच्चे को मार्क्स हाथ से खोने पड़े, ठीक है ना। तो हमें अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली नहीं कहता है कि अपनी कैलकुलेशन को 3 डेसिमल पॉइंट्स या 4 डेसिमल पॉइंट्स तक लेके जाना है, हमें हमेशा अपने आंसर को अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स ही रखना है, ठीक है ना। चलिए इसके आगे मैंने सर आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट आंसर में हमारे पास कैलकुलेशन वाइज अगर आप देखा जाए तो 4th में आंसर आ रहा है 45.65%, और यहां पर इन्होंने आंसर लिखा होना चाहिए, जो कि आंसर इनकी कैलकुलेशन की वजह से यहाँ पर नहीं दिख रहा है, स्कैनिंग की वजह से। तो वी आर अज्यूमिंग कि यहाँ पर पूरे नंबर मिले हैं, क्योंकि 4 नंबर पूरे मिले हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, तो मैंने सर कन्वर्जन पैरिटी प्राइस है 57.50। यहां पर इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी है और आंसर ठीक ना होने के कारण हमें कुछ भी नंबर यहाँ पर नहीं मिले होंगे। इसके बाद लास्टली हमारे पास और कुछ बचा नहीं है, तो हमारे 2 नंबर यहाँ पर, एक तो इस डेसिमल पॉइंट की वजह से कटा होगा और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही ना कर पाने की वजह से भी जरूर से कटा होगा, ठीक है ना। चलिए तो मैंने कहा सर यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि डेसिमल पॉइंट का ध्यान रखना है, ठीक है ना। मार्जिनल मिस्टेक नहीं है, मार्जिनल मिस्टेक होने के बाद भी देखिए नंबर पूरे मिले हैं, ठीक है ना। 4 यहां मिले और यहां पर 2 और मिले, 6 मिले। हमारी रिक्वायरमेंट्स कितनी थी? 5 रिक्वायरमेंट्स थी। तो अगर मैं वैसे समझूं तो हमारे को 1.4 या 1.5 नंबर के आसपास की पर रिक्वायरमेंट की मार्क्स अलॉटेड किए थे। 8 डिवाइडेड बाय 5 आप करेंगे तो 1.5 के आसपास आपका बनना चाहिए पूरा का पूरा हिसाब हर एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उस हिसाब से देखा जाए तो नंबर यहां पर कटे
और यहां पर राउंडिंग ऑफ की वजह से कटे, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने सर बड़ी ही जेनरस मार्किंग करने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि नंबर अच्छे खासे बच्चे ने स्कोर किए हैं, ठीक है ना। काफी जेनरस मार्किंग की गई है इस पर्टिकुलर आंसर शीट में। इसके बाद 5C में बूट स्ट्रैपिंग के लिए देखिए आउट ऑफ 4 3 मार्क्स दिए हैं क्योंकि बच्चे ने अच्छा खासा मैटर लिखा है। यहां पर अगेन मैं बताऊं कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर आईसीएआई की लैंग्वेज नहीं यूज करी है, आईसीएआई की स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज यहां पर नहीं यूज करी है। यहां पर बच्चे ने अपनी ओन लैंग्वेज यूज करके बातों को समझाया है और यहां पर जो एग्जामिनर है उसने आउट ऑफ 4 3 मार्क्स अलॉट किए हैं। तो हमें अपनी लैंग्वेज लिखने में कोई बाधा नहीं देखनी चाहिए, हमेशा सिर्फ मैटर करेक्ट होना चाहिए, इस पे फोकस रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कहा दोस्तों कंक्लूजन अगर हम करें कि सर सारे सजेस्टेड आंसर को रेफर करने के बाद, सारी आंसर शीट को रेफर करने के बाद हमें क्या समझ में आया। मैंने सर हमें ये बात समझ में आई कि बच्चों को मार्क्स मिलते हैं अगर आपने बात सही लिखी है, भले ही आप उसको ऊपर नीचे लिखें, दाएं बाएं लिखें, क्रोनोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस फॉलो ना करें। बट कुछ बातें जो हमने समझी कि थ्योरी के नंबर ओन लैंग्वेज में लिखने पर भी मिलते हैं। सर आंसर ठीक लिखना भी जरूरी है और क्लियर क्लीन प्रेजेंटेशन करना भी बहुत जरूरी है। इससे व्यक्ति को समझने में आसानी ज्यादा होगी और हो सकता है कि वो आपको ग्रेस मार्क्स एक आधा नंबर तो जरूर दे देगा, जहां वो काटना चाह रहा होगा वहां पर वो शायद ना काटे, ठीक है ना। तो ये सारी सब्जेक्टिव बातें थी। इसके बाद हमने कहा सर कैलकुलेशन में डेसिमल पॉइंट्स का ध्यान रखना है, अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स रखना है, ठीक है ना। दोस्तों ये सारी चीजें आप लोग अपने पास ध्यान से नोट कर लीजिए, जो आपको अपने अपकमिंग नवंबर 2023 एग्जामिनेशन में जरूर से फॉलो करनी है। विद दिस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन एंड रिविजन ऑफ योर एग्जामिनेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।